नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं विभम मिश्रा जी, जिन्होंने एसबीआई जूनियर एसोसिएट एग्जामिनेशन 2021 को क्लियर किया है। विभम के बारे में बता दूं तो इन्होंने मात्र 3 महीने की प्रिपरेशन में इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, और ये आप लोग के लिए भी इनकी इंस्पिरेशन बन सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो 3 महीने की प्रिपरेशन में इस एग्जामिनेशन को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। और विभम जब इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे तो साथ ही साथ ही वाज वर्किंग इन एन आईटी फर्म इन पुणे। तो चलिए सीधी बात करते हैं विभम से और जानते हैं उनका सफर। स्वागत है विभम आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू, धन्यवाद। विभम, आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, मैं दर्शकों को बता रही थी, मात्र 3 महीने की प्रिपरेशन में, और साथ ही साथ आप जॉब भी कर रहे थे। तो यस मैम। ये जो सफर रहा है आईटी सेक्टर से एसबीआई जूनियर एसोसिएट तक का, वो हमें थोड़ा बताएं। मैं पुणे में बेस्ड था आईटी सेक्टर में, बट लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं सीधा घर आया। और फिर यहाँ पे आने के बाद मैं देखा उत्तर प्रदेश और अपने बिहार साइड एरिया में गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स का क्रेज ज्यादा है। आप गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए मतलब लोग पागल हुए पड़े हुए हैं। इवन अगर उनको 5,000 भी सैलरी दो और आप बोलो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, आप उनको लाख रुपए दो बोलो प्राइवेट सेक्टर जॉब, वो सीधे आंख बंद करके बोलेंगे मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर चाहिए। तो मैंने थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश की ऐसा क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो उत्तर प्रदेश और मैं इधर अपने आसपास की स्टेट्स की बात करूं तो ये जो इधर की जनता है ये थोड़ा जॉब सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा ज्यादा वो कॉन्शियस रहती है। उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो फिर मैंने भी रियलाइज किया यस, और फिर लॉकडाउन में मैंने देखा कई कंपनियां क्लोज हुई। तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिला कि आई एम वर्किंग इन मैं वोडाफोन आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ। वोडाफोन की भी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं चल रही है। मुझे पता है कि मैं इस आईटी सेक्टर में और अच्छा कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ अभी तक। फिर हुआ कि जॉब सिक्योरिटी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो फिर मैंने अपना रास्ता चेंज किया और मैंने समय का यूटिलाइजेशन करके आई इधर बैंकिंग सेक्टर में प्रिपरेशन अपनी शुरू की। तो विभम, यानी कि लॉकडाउन में आप घर आए और किस तरीके से आपका जो माइंडसेट था वो एक बदला, और एसबीआई जूनियर एसोसिएट एग्जामिनेशन के लिए आप अपने अपने आप को खुद को प्रिपेयर किया। विभम, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके यस मैम। पास कोई बैकग्राउंड नहीं होगा इस एग्जामिनेशन के लिए, और जैसे आपके पास भी नहीं था, कैसे वो एग्जामिनेशन समझ हम्म। सकते हैं। मैम एसबीआई जूनियर एसोसिएट को जानने के लिए पहले आपको बेसिक क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि इस पेपर का कट ऑफ कितना जाता है। अगर आपको इस चीज का आइडिया है कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, आप उसी समय उस एग्जाम को क्लियर कर चुके होंगे। आपको ज्यादा इसमें स्ट्रगल या हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट एप्टीट्यूड होती है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है। और भारत की आबादी में अगर स्टूडेंट्स रेशियो में मैं बोलूँ तो 80% स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मुझे एप्टीट्यूड या रीजनिंग या इंग्लिश नहीं आती है। सबको आती है, बट उस पर थोड़ा वर्क करना होता है। और मैंने जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो की, मैंने स्टार्टिंग क्या किया, मैंने आर एस अग्रवाल नाम की एक किताब थी, उससे मैंने स्टार्टिंग के 5-10 दिन किए। बट मुझे पता चल गया कि इसको करने से ऐसा कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पे स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है अपने को एग्जाम में। तो मैंने और भी 1-2 वीडियोस देखे स्टडी आईक्यू के और भी टॉपर्स वगैरह के, तो सबने बस एक ही बात कर रखी थी कि मॉक टेस्ट दो एकदम पागलों की तरह। मतलब जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो देने की तैयारी करो। बस मैंने आई थिंक छठे या सातवें दिन 27 मई को मैंने अपनी तुरंत स्ट्रेटेजी बदली और मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया। तो मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के मॉक टेस्ट वगैरह को यूटिलाइज किया। तो उससे मुझे काफी बेनिफिट मिला, और मतलब विद इन 5 to 10 days आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट इन माई मार्क्स। यस, स्टार्टिंग में मेरे परसेंटाइल 60 परसेंटाइल 65 परसेंटाइल आ रहे थे, बट मुझे पता था कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। उसका बेसिक बस ये था कि पेपर को प्रॉपर एनालाइज करता था मैं कोई किताब वगैरह नहीं पढ़ी मैंने, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता था। मेरी 9 घंटे की जॉब थी। तो 9 घंटे की जॉब तो ऑफिशियली कहने को थी, बट उसके बाद भी जो वर्क प्रेशर होता था वो 1-2 घंटे और एक्सटेंड हो जाता था। तो बस मॉक टेस्ट को लगाता, उसको एनालाइज करता कि मैं कहाँ पे सुधार कर सकता हूँ। बस यही किया मैंने। और फिर उसके बाद प्री, आप जैसे प्री की तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ी बात एसबीआई को लेकर के, इनफैक्ट किसी भी बैंकिंग एग्जाम को लेकर के, आप अगर प्री की तैयारी कर रहे हो आपको पैरेलल में मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप मेंस की तैयारी शुरू नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये एग्जाम प्री के रिजल्ट के 10 दिन बाद मेंस करवाते हैं ये सारे बैंकिंग एग्जाम।
अगर आपको मेंस निकालना है तो आपको फर्स्ट डे ही ये अपने अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा कि मैं प्री क्वालिफाई कर सकता हूँ, देन मेंस भी क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो आपको पैरेलली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं अराउंड 20 to 25 डेज के बाद मैं प्री में जब एक मैच्योर स्टूडेंट बन चुका था, अराउंड 85-90% टच करने लगा था, तो फिर मैंने मेंस की तैयारी शुरू की। मेंस की जब तैयारी शुरू की तो मुझे सबसे बड़ा जो हेडेक लगा कि करंट अफेयर्स। तो मैंने कोशिश की इधर उधर से पता करने की कि क्या कितने मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, तो 6 मंथ। फिर मेरे और भी कई जान पहचान में लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी पोस्ट निकाली हुई है, यूपी पीसीएस हो गया, यूपी आईएएस हो गया, सो सबने बोला कि गो फॉर गौरव गर्ग स्टडी आईक्यू ही, मतलब इनको फॉलो करो और किसी चीज को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैंने गौरव सर के पेड कोर्स लिया, उनके कहने पे, अपने सीनियर्स के कहने पे, और मैंने उनके एक दो वीडियोस देखी तो मैं काफी कंफर्टेबल फील किया। और विद इन आई थिंक 5 to 6 वीडियोस के बाद मैं काफी कंफर्टेबल हो गया था, और एक अजीब सा वो हो गया था कि डेली मुझे गौरव सर की एक करंट वीडियोस तो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम अराउंड 6 मंथ का करंट अफेयर मेरे को करना था। तो मेरे पास काफी वो था, बैकलॉग थे, काफी क्लियर करने थे। तो मैं, मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अराउंड 10 to 12 मैं करंट अफेयर्स ही करता था, गौरव सर की करने लगा था। और एग्जाम जस्ट आने से पहले मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि अगर मैं मेंस दे रहा हूँ तो वी हैव टू स्कोर, मतलब हमें 90 के अराउंड स्कोर करना होगा क्वालिफिकेशन के लिए। तो मैं अपने दिल में बोलता था कि अगर मैं अराउंड 50 मार्क्स में अगर स्कोर कर लेता हूँ करंट अफेयर्स में तो चीजें आसान हो जाएंगी। देन मैं सोचता था कि काश मेरी जगह गौरव बाबा जाके एग्जाम दे दे। आई यूज्ड टू से इन माय माइंड। देन फिर सडनली गौरव सर के साथ साथ फिर मैंने अंकित सर को फॉलो करना शुरू किया। अंकित सर की बेस्ट पार्ट ये है कि वो एक ब्रिज बने हुए हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच में। वो आपको हर इंपॉर्टेंट न्यूज एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। एसबीआई के एग्जाम में यही हुआ, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मतलब नहीं सोच सकता कोई नॉर्मल कैंडिडेट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि सेकंड नंबर पे कौन सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, और लकली अंकित सर ने 3 दिन पहले ही चाइना पे वीडियो बनाया हुआ था। चाइना और इंडिया के वॉर पे कुछ वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया हुआ था। तो अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन तो मुझे अंकित सर के वीडियो से मिल गए थे, और रिमेनिंग 40 क्वेश्चन फ्रॉम गौरव सर, एंड 5 क्वेश्चन ऑब्वियसली वर आउट ऑफ सिलेबस। सो मुझे काफी मदद मिली। और सबसे अच्छी बात प्री और मेंस में क्या होता है, प्री में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, मेंस में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट इन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में आप क्वेश्चंस को छू भी नहीं सकते हो। जब मैंने स्टार्ट किया मैं सोचा कि ये बेसिकली मैं प्री में तो इतने अच्छे नंबर ला रहा हूँ, बट एप्टीट्यूड में मेरे, रीजनिंग में मेरे नंबर ही नहीं आ रहे हैं। और मैं स्मार्ट भी हूँ एप्टीट्यूड और रीजनिंग में, मैं खुद को ऐसा मानता था। बट फिर मैंने एक एसबीआई जूनियर एसोसिएट, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने क्लियर किया हुआ है, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मतलब पहले मैं स्कोर कोशिश करता था कि 140 150, बट उन्होंने बताया नहीं, आपको इतना स्कोर नहीं करना है, आप 100 मार्क्स के अराउंड स्कोर करने की कोशिश करो। मैंने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। उन्होंने बोला एक आर्ट सीखो कि हाउ टू चूज द क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन को चूज करो और उसको खत्म करो। आपको 45 मिनट में 4 to 5 6 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हो रीजनिंग के, आप इन द एग्जाम्पल, मतलब एक पजल अगर आप कर ले रहे हो, अगर 3 से 4 पजल कर ले रहे हो आप, इनफ है। बाकी आप करंट अफेयर्स पे फोकस करो, इंग्लिश पे फोकस करो, और 3 मंथ इनफ है आई थिंक। मतलब अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट है तो वो 2 से ढाई महीने में भी इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकता है। विभम, आपने अभी एक चीज मेंशन की कि आपकी दोस्त ने आपको ये समझाया कि पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आप उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डाल सके। मैम वो एसबीआई जूनियर एसोसिएट की टॉपर्स लिस्ट में थी ऑब्वियसली, मतलब इसमें रैंक वगैरह तो नहीं देते। उन्होंने 106 और 7 समथिंग स्कोर किया था उस ईयर। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि मतलब क्या स्ट्रेटेजी थी, तो उन्होंने बताया यस, जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मुझे भी थोड़ा एक वो लगा कि यार प्री में तो क्वेश्चन इतने आसान आते हैं और मेंस में तो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो मैं भी रश करती थी इधर से उधर, उधर से इधर, और कुछ भी नहीं बनते थे क्वेश्चन। तो उन्होंने बताया मैं भी धीरे धीरे क्वेश्चंस को पिक करना, उन्होंने बोला कि आप क्वेश्चंस को पिक करो। आप ये मत सोचो कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्वेश्चन जितना ज्यादा लेंदी होगा वो क्वेश्चन उतना ही ज्यादा आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा होगा, और आप उतनी आसानी से उस क्वेश्चन को पिक कर सकते हो। मैंने बस उसकी इसी बात को ध्यान रखा, और मैं जहां भी देखता जो भी क्वेश्चन 15 to 16 लाइंस का था वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता था।
जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 15 to 16 लाइन हमें पढ़ने में अराउंड 3 मिनट्स लगेगा, फिर इसको समझने में 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट मेरे लॉस हो गए। बट वो 5 मिनट लॉस हो गए, आप उसको अगले 5 मिनट में बना लोगे 10 मिनट में अराउंड। अगर 1.2 मार्क्स की रीजनिंग क्वेश्चन होती है, अगर आप 5 क्वेश्चन कर लिए, वो 6 नंबर आपके जेब में हो गए। और आपको रीजनिंग में 25 to 30 मार्क्स स्कोर करने, अगर आप 10 मिनट में 6 नंबर स्कोर कर लेते हो, रिमेनिंग आप छोटे मोटे कोई भी क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप आराम से 20 तो आराम से टच कर जाओगे। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस के साथ 25 और 30 टच कर गए, तो फिर तो गेम वहीं पे ओवर हो गया। 30 मार्क्स आपके रीजनिंग में हो गए। 30-40 मार्क्स अगर आप स्टडी आई क्यू गौरव सर को फॉलो कर रहे हो, तो 30-40 तो आप उधर ही स्कोर कर लोगे। 70 मार्क्स इंग्लिश मार्क्स में अगर आप 10-20 ले लेते हो, तो क्वांटिटी इज लाइक आप करो या मत करो, हो जाएगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने स्टार्ट किया, जब पहला सेक्शन को इसका आया, करंट अफेयर्स का आया, मैंने पेपर जस्ट स्टार्ट होने से पहले बोला, गौरव बाबा मदद करना। देन पेपर स्टार्टेड, और फिर उसके बाद इट सीम्स लाइक गौरव सर वाज देयर हेल्पिंग मी, और फिर मैंने पेपर स्टार्ट किया। और फिर करंट अफेयर्स होने के बाद फिर अराउंड मतलब 20 मिनट्स में मैं खत्म कर चुका था अपने करंट अफेयर्स को। मैंने थैंक यू भी बोला गौरव सर को मनी मन, कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। मुझे पता चल गया था कि अब ये पेपर मतलब मैं बाहर तो नहीं होने वाला इस एग्जाम से, क्योंकि मैं इतना इनफ कर चुका था। उसके बाद फिर इंग्लिश सेक्शन आया, वो भी मेरा अच्छा गया। फिर एप्टीट्यूड और रीजनिंग में तो मैं चिल्ड था, मैं बोला अब तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो यानी कि अपनी जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उनको पहले से ही आकलन कर लें, और जो नहीं भी है उनको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है और कैसे क्वेश्चंस चूज करने हैं, वो वेब हमने हम सभी को बताया। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन इतना कॉम्पिटिटिव है, इतने सारे लोग हर साल एग्जामिनेशन देते हैं। तो क्या राइट स्ट्रैटेजी है, क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करनी चाहिए, वो आपको आना चाहिए। क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन एग्जाम क्लियर कुछ ही करते हैं, और कुछ की जो स्ट्रैटेजी है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। विभम, आपने यस मैम। प्लीज मेंशन किया था कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद बहुत समय नहीं मिलता है आपको प्रिपरेशन करने का। तो आपने कैसे बैलेंस किया था दोनों ही प्रिपरेशन में, क्योंकि कई सारे सेक्शंस तो ओवरलैपिंग होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यस मैम। मैं आपको उस टाइम का एक अपना शेड्यूल बताता हूँ। मेरी जॉब थी मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6, तो 9 से 6 तो मैं पैक्ड रहता था, काफी प्रेशर रहता था, वर्क प्रेशर रहता था। तो मेरा शेड्यूल फिक्स हो गया था, क्योंकि आप मॉर्निंग 9 से पहले आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो सिर्फ प्री का। तो मैं कोशिश फिक्स हो गया था कि 7 से 8 एक मैं मॉक टेस्ट दूंगा, 8 से 9 उसको एनालिसिस करूंगा, 9 से 6 मैं अपनी जॉब करूंगा। 6 से 7 ऑब्वियसली आप इतना देर तक अगर आप लैपटॉप के सामने बैठे हो, तो एकदम सिर मतलब वो हो जाता था, पेन होता था। फिर मैं 6 से 7 एक ब्रेक लेता था, 7 से 10 ये मेंस के मॉक टेस्ट देता था, और फिर उसके बाद आधे घंटे का राउंड में लंच ब्रेक लेता था। और 10 to 12, जैसे मैंने बोला 10:30 to 12 वो गौरव सर का टाइम था, वो मैं किसी और को नहीं दे सकता था। तो वो 1.5 घंटे मैं उनके साथ स्पेंड करता था, और बस इसी के साथ दिन खत्म हो जाता था। सैटरडे संडे मेरा ऑफ, सैटरडे संडे मतलब ऑफिस ऑफ रहता था। तो बेसिकली उसमें क्या मुझे 9 to 6 जो मुझे मिल जाता था, उसमें मैंने बैकलॉग सारे क्लियर कर लिए थे। मतलब मैं हर रोज कोशिश करता था कि सैटरडे संडे अराउंड 6 to 7 करंट अफेयर्स वीडियोस फिनिश कर सकूं। तो वो सैटरडे संडे को मैं ऐसे यूटिलाइज करता था। बाकी मंडे टू फ्राइडे सेम यही रोज का डेली शेड्यूल था। सुबह मेंस प्री का मॉक टेस्ट, शाम को मेंस का मॉक टेस्ट। अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई किताब फॉलो नहीं करनी, कोई चैनल फॉलो नहीं करना, सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहो, उसको एनालिसिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो। विभम, स्टार्टिंग से ही आपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया था, और एक कैंडिडेट को कब से, जैसे आपके पास तो 3 महीने थे, तो कब से आपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया? और अगर किसी के पास इतना ही समय है, तो उनको भी थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट करने के बाद कब से मॉक टेस्ट देना चाहिए? मैम अगर मैं बात करूं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश उस बच्चे को आती होगी, तो उसे 5 से 6 दिन में स्टार्ट कर देना चाहिए मॉक टेस्ट। आर्ट्स के बच्चों को थोड़ा इंग्लिश हार्ड लग सकती है, एप्टीट्यूड रीजनिंग उन्हें पढ़ना पड़ सकता है, तो उन्हें 15 से 20 दिन लेना चाहिए अपना बैकग्राउंड क्लियर करने में, ताकि बस उन्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है, ऐसे आते हैं। अगर बोट और स्ट्रीम पे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए कि ये बोट एंड स्ट्रीम है। जितने जल्दी वो फिनिश हो जाए, तुरंत आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। विभम, सेशन के एंड में आ चुके हैं। आप कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को जो एग्जामिनेशन लिखना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से वो लिख नहीं पा रहे हैं, या फिर पहली बार इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं? मैम सबसे बड़ी बात, टाइम स्टिल एस्पिरेंट, बिकॉज अभी मेरा एसबीआई पीओ चल रहा है।
आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का इंटरव्यू दिया मैंने, वेटिंग है रिजल्ट। आईबीपीएस पीओ मिस हुआ है, मैं आईबीपीएस क्लर्क भी देने जा रहा हूँ, और फाइनल टारगेट मेरा रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट मार्च में, जो मेरा फाइनल टारगेट है। तो आई एम स्टिल एस्पिरेंट। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सिचुएशन तो सबके साथ हमेशा फेवरेबल नहीं रहेगी। ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर आप मेरा शेड्यूल देखो तो आप ये नहीं कह सकते वाह फेवरेबल सिचुएशंस थी। तो सिचुएशन कभी फेवरेबल नहीं रहेगी। जिस दिन से स्टार्ट करो बस उस दिन बाकी चीजें भूल जाओ, आगे बस बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के कभी ना देखो, अपने आप हो जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा। विपिन, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि पीछे मुड़ के मत देखो, आगे देखो और सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे विभम ने अपनी जर्नी से जुड़ी तमाम बातें हमारे साथ शेयर की, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ में अभी आया होगा कि अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो उसको किस तरीके से मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विभम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी जो आपके आने वाले रिजल्ट्स हैं और भी आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसको भी आप इसी तरह सफलतापूर्वक क्लियर करें। धन्यवाद।